नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करे थे। अच्छे अच्छे सवाल हम लोगों ने करा था और आज हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझें। एक्चुअली अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो हमें दिखाई नहीं देता है, वो तो एक चार्ज के आसपास का क्षेत्र है, वो चार्ज के आसपास का एक फील्ड है जो अदृश्य होता है, इनविजिबल होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें नहीं दिखता है। जैसे अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फील्ड, तो अगर मैं किसी भी चीज़ को छोड़ रहा हूँ, जैसे यहाँ पे इसको छोड़ा तो ग्रेविटी के कारण ये क्या हुआ, नीचे खिंचाया। तो क्या था, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे था जो कि इसको क्या किया, इस पर फोर्स लगाया नीचे की तरफ और ये नीचे खींचा गया। वैसे ही अगर हम दो चार्ज के बीच के फोर्स की बात करें तो जो दो चार्ज के बीच फोर्स लगता है वो भी फोर्स जो लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगता है। एक चार्ज क्या करता है कि अपना फील्ड क्रिएट करके रखता है, दूसरा चार्ज जैसे वहाँ पे आता है फील्ड के द्वारा उसमें फोर्स लग जाता है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड को तो अपन नहीं देख सकते हैं, है ना, फिर भी उसे विजुअलाइज करने के लिए हम लोगों ने एक काल्पनिक रेखा के बारे में सोचा, है ना, इमेजिनरी लाइंस के बारे में सोचा जो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में कहाँ है, किस डायरेक्शन में, किस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में है। ये कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसे हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये हम लोगों ने बनाया, दीज आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी है, वास्तव में एक्चुअल में कोई ऐसा लाइन प्रेजेंट नहीं होता, ये बात समझ ले। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोग कैसे बनाए वो देखिए, थोड़ा सा उस पर मैं बात कर लूँ। जैसे एक चार्ज है यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज है ना, प्लस Q, ये इस पॉइंट पे पॉइंट चार्ज है। इसके कारण अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इधर। अगर इस पॉइंट पे बात करें तो यानी अगर मैं एक ऐसा लाइन बना दूं और किसी भी पॉइंट पे बात कर लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसे हम लोगों ने नाम दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ सर, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली आपको बताता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अच्छा, मैं बात करूं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, क्या हमेशा सीधा रेखा होगा, तो आंसर है नहीं। कैसे, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर मैं बात करूं दो चार्ज हो जाए, एक प्लस Q और यहाँ पे एक माइनस Q, तो अगर मैं बात करूं इसके कारण, ठीक है, इसके कारण, या फिर इसको भी प्लस Q ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है ऐसे, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो अब इस पॉइंट पे मैं बात करूं, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लूँ, ये लाइन या फिर ये लाइन। इस पॉइंट पे तो कन्फ्यूजन हो गया, दोनों डायरेक्शन में है, तो इसमें मैं कौन सा लूँ, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर। तो जो हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो हमें एक ऐसा लाइन चाहिए जो ये बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ अलग अलग पॉइंट्स पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में हो सकते हैं जब एक से ज़्यादा चार्ज आ जाए। मान लीजिए कि एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पे अगर हम बात कर लें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस नेगेटिव के बारे में बात करें तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दोनों का रिजल्टेंट अब किधर होगा, इधर। तो यार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या बताएगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, इसका बताएगा, या फिर इनेट का बताएगा। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगे। तो कैसे ड्रॉ करें, अगर मैं बात करूं इस पॉइंट पे बात करूं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा, वो इस तरफ इसलिए क्योंकि ये देखिए आप ये कम डिस्टेंस पे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के तरफ होगा। तो अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूँ, ठीक है, ऐसा लाइन बना दूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, एक मैं ऐसा लाइन बना दूँ, सोचो, तो इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यार ये जो लाइन मैंने बनाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या इस पे एक टेंजेंट है? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो टेंजेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। क्लियर है? तो जैसे ही मैं बात करूंगा कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो और मैं पूछूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो आपको कुछ नहीं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक टेंजेंट खींच देना है। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। इस पॉइंट पे मैं बात करूँ तो इस यहाँ पे एक टेंजेंट खींच देना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। इस पॉइंट पे बात करूँ तो यहाँ पे टेंजेंट खींच देना है। वैसे ही ये स्ट्रेट लाइन है तो सबका टेंजेंट तो इसी लाइन पे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपको दे दिया जाए और किसी भी पॉइंट पे, उस लाइन के किसी भी पॉइंट पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, तो उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और वही टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं कुछ जो बातें किया आपसे, उस पर मैं एक बार उसको दोहरा देता हूँ, है ना। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेसिकली इमेजिनरी लाइन्स हैं जो कि क्या बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कैसे बताएगा? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पे, वो टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में कि कहते किसे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो आप उसको डिफिनीशन इस तरह से बना सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस टेंजेंट ऑन विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर खींचा हुआ स्पर्श रेखा हमें विद्युत क्षेत्र का दिशा बताता है ना। तो चलिए इस बात को लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आइए पहले लिख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, ठीक है। वैद्युत बल रेखाएं, है ना। इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्यों बोलते हैं ये अपन समझेंगे बाद में, पहले इसके बारे में लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द imaginary lines tangent on which gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसे नोट करिए। हिंदी में क्या लिखिएगा?
वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर डाला गया स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। क्लियर है? तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हेडिंग देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। चलिए पहला देखते हैं यार, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो मैं इस पॉइंट पे बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इस पॉइंट पे बात करूँ तो ऐसे है, तो कहीं पे भी इस पॉइंट पे चला जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही होगा। अगर मैं सिमिलरली बात करूँ ऐसे इधर इधर होगा, इधर बात करूँ ऐसे, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही बताता है। ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बने वो कैसे बने? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे वो बाहर की तरफ जाते हुए निकलेंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से उत्पन्न होंगे? पॉजिटिव चार्ज से। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलेंगे? पॉजिटिव चार्ज से, है ना, धनात्मक आवेश से। वैसे ही अगर हम बात कर लें नेगेटिव चार्ज की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे, बोलिए तो यही तो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टर्मिनेट कर गया, यहाँ पे टर्मिनेट करना कि आके यहाँ पे समाप्त हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलते हैं? पॉजिटिव चार्ज से। और कहाँ पे समाप्त होते हैं, कहाँ पे ख़त्म होते हैं? तो नेगेटिव चार्ज पे। क्लियर? अच्छा यार, ये निकला तो पॉजिटिव चार्ज से और हमारे पास नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो निकला वो कहाँ जाएगा? सोचिए, ये कहाँ जा रहा है? कहीं तो जाके टर्मिनेट होगा, कहीं तो ख़त्म होगा। तो ये कहाँ पे ख़त्म होगा? अनंत पे, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चार्ज से निकला वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? इनफाइनाइट पे। और ये जो नेगेटिव पे आके ख़त्म हो रहा है वो निकला कहाँ से? देखिए तो कहाँ से निकला? कहीं कोई सोर्स नहीं दिख रहा है, तो कहाँ से निकल के आ रहा होगा? इनफाइनाइट से, अनंत से। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रहा है और यहाँ पे कहाँ से निकल रहा है? अनंत से। और यहाँ पे ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? नेगेटिव पे। और यहाँ पे ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? अनंत पे, इनफाइनाइट पे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। कहाँ से निकलते हैं? या तो पॉजिटिव चार्ज से, नहीं तो इन्फिनिटी से, अनंत से। और टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज या फिर इन्फिनिटी। क्लियर है? तो पहला प्रॉपर्टी ये लिखेंगे कि मैं ऊपर लिख देता हूँ। पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge or infinity and it terminates on नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। ठीक है,
हिंदी क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश अथवा अनंत से उत्पन्न होते हैं तथा ऋणात्मक आवेश अथवा अनंत पे समाप्त होते हैं, है ना। तो आप इसको लिख के ये फिगर बना लीजिएगा। सारा काम कैसे करना है आपको पता है, स्क्रीन पॉज करना है, इसको लिखना है, फिर ये दोनों फिगर बनाना है। चलिए, तो पहला बात तो हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलेंगे, पॉजिटिव से या फिर इन्फिनिटी से। टर्मिनेट कहाँ पे होंगे, नेगेटिव पे या फिर इनफाइनाइट पे। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो जो डायरेक्शन बताएगा वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, इंडिविजुअल चार्ज के द्वारा, अलग अलग चार्ज वाला, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है ना। तो दूसरा प्रॉपर्टी लिखिएगा कि इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, ये हिंदी लिखिएगा, यह किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं किस डायरेक्शन में है, तो आप क्या करोगे, इस पे एक टेंजेंट खींच दोगे, यानी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो उस पॉइंट पे आप क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट खींच दीजिए। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेंजेंट एट गिवन पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स gives the direction of net electric field at the given point। ठीक है, टेंजेंट एट गिवन पॉइंट on the electric field lines gives the direction of net electric field at the given point। हिंदी में क्या लिखेगा कि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं पर एक दिए गए बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का दिशा बताता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। तो और देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या क्या। चलिए चौथा, यार अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और मैं बोलूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ Q, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। पॉजिटिव चार्ज रखता हूँ तो, नेगेटिव रखूँगा तो इधर लगेगा। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पता पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताइए। जैसे मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो फोर्स इधर लगेगा, और नेगेटिव रखोगे तो इधर लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हमें फोर्स का भी डायरेक्शन पता चलता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो यही है कि चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक
फोर्स का भी डायरेक्शन बताता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, है ना। तो चलिए इसे भी लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives the direction of electric field as well as force, therefore it is also known as इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र रेखाएं वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ बल की भी दिशा को बतलाती है, इसलिए इसे हम वैद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्यों नहीं काटेंगे वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्यों नहीं काटेंगे। सोचिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मैं बात करूं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो सोचिए अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ठीक है, तो अपन इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते। ठीक है, और अब चूंकि ये भी लाइन है, सोचिए अगर ये पहले वाली लाइन नहीं होती तो इसके कारण इस वाले लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता वो ऐसे होता। तो ये वाला लाइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये वाला लाइन बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? ये इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे इस लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इस लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। तो यार किसी भी एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, किसी भी एक पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में होगा कि बहुत सारे डायरेक्शन में? तो आपका आंसर होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में होगा। नेट का मतलब ही होता है यार कि जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे है सबका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के दो दो डायरेक्शन हो जाएंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक दूसरे को काटे तो जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वैद्युत क्षेत्र के दो दिशा हो जाएंगे जो कि संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ठीक है, आइए लिखते हैं, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर intersect each other because if they intersect each other then there will be two direction of then there will be
टू डायरेक्शंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड which is not possible, which is not possible। ठीक है, हिंदी बोल चुका हूँ पहले ही, अंग्रेजी आप लोग लिखें और स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी है कि आप सोचिए, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह निकल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे। ठीक है, सोचिए कि मैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ E1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ E2। बोलिए E1 और E2 में ज़्यादा कौन है? तो ऑब्वियसली आप बताएंगे कि E1 ज़्यादा है और E2 कम है। क्यों? चूँकि E1 जो है इस चार्ज के नज़दीक है और E2 दूर है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली कम है। अच्छा, लाइन के डेंसिटी के बारे में थोड़ा सा विचार करें। लाइन का डेंसिटी मतलब वहाँ पे लाइन का घनत्व। तो सोचिए इस यहाँ पे लाइन जो है वो कैसे है, घने हैं, और इसके कंपैरिजन में इतना ही अगर हम सरफेस एरिया यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे लाइन कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। वैसे अगर आपको ऐसे दे दें, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे दें, ठीक है, बोले कि यहाँ पे E1 है और यहाँ पे E2 है। ठीक है, अब बताइए कि E1 E2 में कौन ज़्यादा है? तो ज़्यादा घना कहाँ पे है? यहाँ पे, और यहाँ पे कम घना है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिख लेते हैं कि इफ़, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इफ़ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is more than the electric field intensity, then electric field intensity is more and vice versa। वाइस वर्सा का मतलब होता है कि इसका विपरीत भी सही है। कैसे? अगर बोले कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज़्यादा, दोनों, इसी को वाइस वर्सा बोलते हैं। कि अगर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, है ना। तो हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, ये फिगर बना लेंगे, ये वाला छोड़ दीजिए, ये वाला बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि यदि वैद्युत क्षेत्र रेखाओं का घनत्व अधिक है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अधिक होगी। ठीक है, बस इतना सा। नेक्स्ट हम लोग स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ हो चुकी है, सेवेंथ देखते हैं। सेवेंथ प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। क्लोज लूप कहने का मतलब है कि बंद लूप के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं हो सकते हैं। कैसे? देखिए, अगर मैं बात करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बना दूं, ठीक है, ऐसे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिए। ऐसे क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते वो समझिए। आप लोगों ने 11th क्लास में कंजर्वेटिव फोर्स का नाम सुना होगा, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स उसे बोलते हैं
जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो क्लोज लूप में वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और आप लोगों ने क्लास 11th में ये भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो इस हिसाब से अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो इसका वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होगा, जो कि जीरो होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मैं बताता हूँ। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा, क्लोज लूप में होगा, तो क्या होगा। सोचिए, अगर मैं एक चार्ज यहाँ पे रखूँ Q, तो इस पर फोर्स इधर लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना होगा, जीरो। सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज जीरो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमेशा एंगल कितना है, जीरो है। तो जो नेट वर्क डन होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना है, 2πr। तो वर्क डन अगर लिखेंगे तो कितना होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अगर Q चार्ज रखे हैं तो QE इंटू डिस्प्लेसमेंट 2πr। ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्क डन कितना हुआ, QE इंटू 2πr, 2πr QE 2πr, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन हुआ कब, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगे क्लोज लूप में। तो लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा हमेशा क्लोज लूप में वर्क डन कितना है, जीरो। हमेशा जीरो होना चाहिए। वर्क डन कितना होना चाहिए, जीरो। ये होना चाहिए, ये क्या चाहिए, ये होना चाहिए। जबकि अगर क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा तो वर्क डन इतना होगा, इसलिए ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको मैं बताया हूँ कि इट ओरिजिनेट्स, उत्पन्न होता है पॉजिटिव से एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव। पॉजिटिव से निकल जाता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाता है। तो कभी भी ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी क्लोज लूप में नहीं होगा। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आती हैं, अगर आप वर्क पावर एनर्जी नहीं पढ़े हुए हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में ज्ञान नहीं है, तो सिंपल बात आप ऐसा समझ लीजिए कि सर हम लोग तो जानते हैं कि ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है। तो यहाँ पे बताइए भाई साहब, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, कहाँ पे टर्मिनेट कर रहा है। अगर मैं एक पॉइंट की बात करूँ तो देखिए, यहाँ से निकल भी रहा है और इधर से आया तो यहाँ पे टर्मिनेट भी कर रहा है। तो एक ही पॉइंट पे निकले भी और टर्मिनेट भी करे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव से निकलता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट करता है। बोलोगे सर चलिए हम मान लिए कि दोनों यहीं पे हो गया, निकला भी वहीं से और टर्मिनेट भी वहीं पे हो गया। तो भैया निकलता तो पॉजिटिव से है और टर्मिनेट होता है नेगेटिव पे, तो एक ही पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव आप कैसे रख दिए, और रख दिए तो वो तो न्यूट्रल हो गया। और बोलोगे नहीं सर, एक तो हम पॉजिटिव वाला का मैग्नीट्यूड कुछ और लेंगे, नेगेटिव वाला का कुछ और लेंगे। जैसे मान लीजिए कि बोलेंगे कि 2 कूलम पॉजिटिव ले लिए और -4 कूलम नेगेटिव ले लिए, तो ऐसा तो हो सकता है। तो भाई साहब यहाँ पे जो रिजल्टेंट बचेगा वो तो -2 कूलम भी बचेगा, रिजल्टेंट तो नेगेटिव है। तो आप ऐसे ऐसे सिंपल समझ लेंगे। अगर वर्क डन के बारे में नहीं पता है तो आप सीधे समझेंगे कि अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट किया तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि किस पॉइंट से निकला है और किस पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी कि दोनों पॉइंट हमारा एक ही जगह पे हो जाएगा, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन टेक्निकली हम लोग ऐसे ही बोलेंगे कि अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेगा तो इसका वर्क डन जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। और चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, इसलिए उसके द्वारा जो वर्क डन होगा क्लोज लूप में, जो होना चाहिए वो होना चाहिए जीरो, और यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसलिए
ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चाहे तो फिगर बना के ये सब लिख सकते हैं, मैं ये बातों को लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस can never exist in closed loop। ठीक है, because we know electric field फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगता है, इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, हेंस वर्क डन बाय इट इन ए क्लोज्ड लूप विल, ऐसे लिखे, क्लोज लूप मस्ट बी जीरो एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट in closed loop, then work done by it in a closed loop will not zero। ठीक है, क्या देखें? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट करेंगे तो इनका वर्क डन जीरो नहीं होगा, और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो इसके द्वारा क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप हिंदी में कैसे लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप में नहीं पाई जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बल एक कंजर्वेटिव का हिंदी होता है संरक्षित, तो वैद्युत क्षेत्र बल एक संरक्षी बल है, अतः बंद लूप में इसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होना चाहिए। ठीक है, जबकि यदि इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद लूप में होंगी तो इनके द्वारा किया गया कार्य शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो इतना लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ये सब बात हमने देखा कि ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है, और ये आपसे पूछा जाता है बार बार, कोई भी पूछ सकता है। तो स्क्रीन पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज से, जैसे मान लीजिए कि क्यू चार्ज है, 1 कूलम चार्ज है, तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल सकता है। ठीक है, तो ये कहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो इमेजिनरी लाइंस है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना लाइन निकलता है, इससे इनफाइनाइट लाइंस निकल सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी चार्ज से इनफाइनाइट लाइंस निकल सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि कितना लाइन निकलता है एक चार्ज से, तो कितना भी निकल सकता है, इट इज़ इनफाइनाइट। ये बात हमें समझ में आ गई। दूसरी बात, लेकिन फिर भी अगर आपसे बोले कि 1 कूलम से अगर 100 लाइन्स निकल रहे हैं, आपको बोल दें कि 1 कूलम से कितने लाइन निकल रहे हैं, 100, तो 2 कूलम से कितने निकलेंगे, 200। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे
चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगे? जी बिल्कुल। अगर एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर फिक्स कर दिया जाए तो उसी हिसाब से वैरी करेगा दूसरे चार्जेस के लिए। ऐसे अगर कोई जनरली पूछे आपसे कि किसी भी चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है तो आपका आंसर होगा इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप इसे भी लिख लीजिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating from a charge or terminating on a charge is directly proportional to the magnitude of charge। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? जैसे एग्जांपल में अगर हम बोले ऐसे 1 कूलम बराबर 1000 लाइंस, तो 4 कूलम कितना हो जाएगा? 4000 लाइंस। ठीक है, हाँ, तो इसमें क्या लिखेंगे हिंदी में हम लोग कि किसी भी आवेश से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या तथा किसी भी आवेश पर समाप्त होने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या आवेश के परिमाण के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कहानी थी। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखे एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इमेजिनरी लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे खींचा गया जो टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, वो हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। और हम लोग क्या क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है या फिर इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होता है, पॉजिटिव से निकलता है या फिर इन्फिनिटी से निकलता है, और ये टर्मिनेट होता है नेगेटिव पे या फिर इन्फिनिटी पे। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचे तो वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। और क्या सीखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और क्या सीखें कि डेंसिटी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी भी उस पॉइंट पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। ये कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। क्लियर है? तो इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। तो बोर्ड के हिसाब से अगर ये लेक्चर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आए दिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछा जाता है। तो ये आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में। तो रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डाइपोल के बारे में, है ना। तो अभी तक जो भी आपको पढ़ाई हुई है इसको कंप्लीट करिए, ठीक है, और जो डाउट हो वो पूछें। चलिए, थैंक यू।